वो कंपनी के कल्चर को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, कंपनी की ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है उनके अंदर। कंपनी की तरफ से हमें फॉर ग्रांटेड है और क्या हमारा राइट है इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। या कंपनी ने क्या फेवर करा और क्या नहीं करा। कि एम्प्लॉई आया तो बोला मैं रिज़ाइन पुट ऑन कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह इतनी करो, मेरी चीज़ें इतनी करो, तो मैं रुकूंगा वरना मैं जा रहा हूँ। जो आईटी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, आपको इसको प्रमोट करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ता है? सबसे बड़ा चैलेंज ये फेस करना पड़ता है कि इफ़ आई एम ब्रिंगिंग इन न्यू लीडर्स इन द कंपनी, तो ज़रूरी नहीं है एक अच्छा परफॉर्मर अगर मेरे पास है ना कंपनी में, तो उसकी लीडरशिप भी अच्छी हो। सही है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर एक लीडर अच्छा है तो परफॉर्मर अच्छा हो। तो ये इस तरह से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करता है। मैं उसको 5 बंदे रहता हूँ ना संभालने के लिए, वो संभाल नहीं सकता। और हो सकता है एक बंदा 5 बंदों को संभाल बहुत अच्छा सकता हो, उससे काम निकलवाना जानता हो, मगर उसको खुद सॉफ्टवेयर यूज़ करके अच्छी प्रोडक्शन करना ना आती हो। सही है। मगर इन्हीं के बीच में ऐसे भी लोग हैं जो दोनों काम कर लेते हैं बहुत अच्छे। ठीक है। जी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं। अब चैलेंज ये आता है कि लीडर को फिगर आउट करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर हम बाहर से हायरिंग करते हैं तो रिसोर्स शॉर्ट हो जाता है दूसरी कंपनीज़ के लिए। अगर मैं दूसरी कंपनी का बंदा अपने पास ले आऊँ। जी। तो बच्चों का लीडरशिप वाला माइंडसेट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं बोलूँ चैलेंज क्या फेस होता है, तो बच्चों का लीडरशिप वाला माइंडसेट नहीं है और वर्क एथिक्स ना कंपनीज़ को है कि एम्प्लॉयी को किस तरह से अच्छी तरह ट्रीट करना है, और एम्प्लॉइज़ को भी कंपनी को सही तरह ट्रीट करना नहीं आता है। ठीक है, ये चैलेंज है। जिस वक़्त सारा स्टाफ ट्रेन्ड हो गया कि यार क्या चीज़ कंपनी की तरफ से हमें फॉर ग्रांटेड है और क्या हमारा राइट है इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। यार कंपनी ने क्या फेवर करा और क्या नहीं करा। इसी तरह कंपनी को पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयी की जेडी में और एम्प्लॉयी के वक़्त में क्या उसके देने वाला वक़्त था और एफर्ट थी और क्या उसने एक्स्ट्रा दिया। तो जब दोनों मिलके एक-दूसरे को एडमायर करेंगे और अच्छी-अच्छी बातें दोनों की एडमायर करेंगे और उस पे शुक्र करेंगे और साथ मिलके चलेंगे, देन द कंपनीज़ विल ग्रो एक्स्पोनेंशियली। मगर जो इंटरनल प्रॉब्लम्स आती हैं कंपनीज़ की और इंटरनल कंपनीज़ को मसले आते हैं एक-दूसरे के साथ चलने में, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं जी। या क्लैशेस होते हैं, वो कंपनी के कल्चर को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, कंपनी की ग्रोथ को भी अफ़ेक्ट करते हैं। क्योंकि जो फड्डा सॉल्व करने में वक़्त लग रहा है ना, वो कंपनी ग्रो करने में लग जाए ना, तो कंपनी और तेज़ी से ग्रो करना शुरू हो जाएगी। तो जो सफ़र मैं 3 साल में तय कर रहा हूँ, अगर मेरी पूरी टीम पॉज़िटिव रहती है, पूरी टीम एफ़र्ट करती है ग्रोथ के लिए, जी। तो शायद मैं ये 3 साल वाली जर्नी जो है 1 साल में कर लूँ। और ये भी पॉसिबल है कि अच्छा चलाने वाले ना कम ही होते हैं, चैलेंज ये है। हर बंदा इस लेवल पे काम नहीं करता कि जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त परफ़ॉर्मर हो और टीम अच्छी लेके चले। बिलफ़र्ज़ 300 लोग हैं मेरे पास, तो 300 में से 10 से 20 बंदे ऐसे हैं जो 280 को चलाते हैं। मगर 280 बाकी ऐसे हैं कि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है। उनको हर चीज़ के लिए गाइडेंस चाहिए। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है उनके अंदर। तो चैलेंज अगर कंपनी को है ना, कंपनीज़ को है, तो वो ये है कि उनके पास रिसोर्स ऐसी हो जो इतनी स्मार्ट हो कि खुद काम करना भी जानती हो और काम में अगर मसला है तो उसका हल निकालना भी जानती हो। बाय द टाइम ग्रो करे अपने आप को। जी। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ बच्चों में होना ज़रूरी है और अगर नहीं है तो उनको ग्रो करने के लिए कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। दैट इज़ हाउ एवरी कंपनी विल स्टार्ट ग्रोइंग एक्स्पोनेंशियली। जी। जी, बिल्कुल उम्मीद है ऑडियंस को समझ आई होगी। तो आप ह्यूमन टेक के अंदर एम्प्लॉइज़ को किस तरह रिटेन करके रखते हैं? अच्छा देखिए 2 चीज़ें हैं। एक है रिटेंशन। एक रिटेंशन का मतलब ये होता है कि यार मेरा एम्प्लॉयी मेरे पास ही काम करे, कहीं ना जाए। और एक होता है ब्लैकमेलर्स से ब्लैकमेल होना। सही है? वो होता है कि एम्प्लॉयी आया, उसने बोला मैं रिज़ाइन पुट ऑन कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह इतनी करो, मेरी चीज़ें इतनी करो, तो मैं रुकूँगा वरना मैं जा रहा हूँ। दोनों में बहुत डिफ़रेंस है। तो लोग समझते हैं कि ब्लैकमेलर्स की बातों में आके आपने उसके पैकेज को, उसकी चीज़ों को बेहतर कर दिया, तो आपने उसको रिटेन कर लिया। दिस इज़ नॉट रिटेंशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका एचआर ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अगर कोई एम्प्लॉयी जा रहा है ना, तो पीछे बैकअप में रेडी होना चाहिए। अगर आपके पास 3 परफॉर्मर जाने वाले हैं ना, तो 3 परफॉर्मर नीचे ट्रेनी में रेडी हो रहे हो। तो कंपनी का स्ट्रक्चर और चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि एम्प्लॉयी के ना जाने से फ़र्क पड़ना चाहिए, ना आने से। इवन अगर कंपनी में मैं नहीं हूँ ना उस वक़्त और मैं पिछले 10 दिन से नहीं हूँ, सही है? तो मेरी कंपनी पीछे चल रही है। जी। इतना ऑर्गेनाइज़ कंपनी का स्ट्रक्चर होना चाहिए, किसी के आने-जाने से फ़र्क ना पड़े। मगर अच्छा एम्प्लॉयी अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसकी अपनी गलती को मानना, एक्सेप्ट करना और उसको कंपनसेट करना जो वो डिज़र्व करता है उसके ऊपर, और जो उसका राइट है
एक लड़का है भाई, उसका इंक्रीमेंट 1.5 साल से नहीं हुआ, साल बाद तो उसका राइट था, सही है। जी तो अगर मैं उसकी सैलरी बढ़ा के उसको रिटेन कर रहा हूँ, वो छोड़ के जा रहा था इस वजह से, तो मैंने सही करा, मैंने रिटेंशन करी, सही है। इसमें मैं ब्लैकमेल नहीं हुआ। मगर एक एम्प्लॉई हर 6 महीने बाद आके बोलता है कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, और मैं बढ़ा लेता हूँ डर के मारे कि ये छोड़ ना दे, तो ये रिटेंशन नहीं है, ये मेरा डर है, और ये कंपनी को तबाह कर देगा। क्योंकि हर अगला बंदा उठ के आना शुरू हो गया 300 में से, तो मैं कितनों को अकोमोडेट करूंगा। तो उसके लिए मैं एचआर स्ट्रॉन्ग रखता हूँ अपना, कि एचआर सारे लोगों को, सारे रूम्स में और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें ऐसे ट्रेनीज, ऐसे लोग पीछे सीवीज इतनी रखें कि हमें मसला ना हो, हम फौरन उसकी जगह दूसरी रिसोर्स लाके बिठा दें। और रिटेंशन का सबसे अच्छा तरीका ये है, ओन योर एम्प्लॉइज। मेरे एम्प्लॉइज मेरे साथ चाय पे भी बैठते हैं, मेरे साथ घूमते भी हैं, मेरे साथ बाहर भी जाते हैं, मेरे साथ बात भी कर सकते हैं, ओपन डोर पॉलिसी, जब चाहे सीईओ को अप्रोच भी कर सकते हैं, ईमेल डाल के कंप्लेन भी कर सकते हैं, जो डिस्कशंस हो रही है मेरे सामने हो रही होती हैं। ये रिटेंशन की पहली वजह है। मतलब लोग दूसरी कंपनीज में ये नहीं करते कि भाई उन्होंने एक्सेस नहीं दिया हुआ होता। दूसरा ये है, जो मैं अपने लिए सोचता हूँ ना, वो मैं अपने एम्प्लॉइज के लिए भी सोचता हूँ। अगर मुझे मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो मैं कहता हूँ यार, मैं किसी वक्त पे अपने एम्प्लॉइज के लिए मेडिकल फैसिलिटी ले आऊँ, तो मैं इसके लिए स्ट्रगल करना शुरू कर देता हूँ। तो जो अपने मसले हैं ना, वही एम्प्लॉय के भी मसले हैं। तो एम्प्लॉय के मसले को अपना मसला समझ के साथ लेके चलो, ठीक है। हर बात को करने का एक अच्छा तरीका है। रिटेंशन अगर करनी है ना, एम्प्लॉय इसलिए नहीं भागता कि उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं या उसको, बहुत सारा एम्प्लॉय खुश बैठा रहेगा, वो सिर्फ भागता इसलिए है कि उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। और क्यों? क्योंकि टीम लीड या मैनेजर बाज़ औक़ात ना गलत तरीके से बात कर लेते हैं। मतलब इन अ सेंस कि वो हर बात को एक प्रेजेंट करने का और बेहतर तरीका भी होता है। मैं आपको बोलता हूँ कि भाई रेहान, कैन यू प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी? तो तुम कहोगे यस आई कैन नतीब भाई, आई कैन। बट इसी की जगह मैं तुम्हें बोलूँ, रेहान मुझे अभी के अभी चाय चाहिए, नहीं लाया तो सस्पेंड कर दूंगा, बता रहा हूँ, ठीक है। रेहान बोलेगा यार ये बात मुझे आराम से भी कह रहे थे तो मैं कर ही देता, जी ठीक है। तो कंपनीज में ना कल्चर ऐसा होना चाहिए कि रिस्पेक्टफुली बात रखने के तरीके हों। यार ये पहला है कि भाई मैंने बात अच्छी तरह करूंगा, दूसरी दफा मैं हाईलाइट करूंगा, देखो तुम चाय नहीं लाए, मैंने तुम्हें बोला था प्यार से वार्निंग हो, फिर ऑफिशियल वार्निंग हो, फिर सस्पेंशन हो, फिर टर्मिनेशन हो। कुछ बेंचमार्क सेट करने चाहिए कंपनी। तो जिन जगहों पे बंदा पहली दफा में गुस्सा हो गया और बात कर ली, उन जगहों पे ये वाले मसले आना शुरू हो जाते हैं रिटेंशन के, एम्प्लॉय भागना शुरू हो जाता है। देखिए आप कभी भी ना रोक नहीं सकते किसी को भी जाने से। एक बच्चा मेरे पास काम कर रहा था 50,000 पे, उसको ऑफर आ गई 2.5 लाख रुपए की, मैं कहाँ से रोकूं? उसकी वर्थ ही नहीं है। अगर मैं उसको बोलूं भी ना, तो उसकी वर्थ शायद 80,000 हो जाए, 90,000 हो जाएगी, और 2.5 लाख तब भी नहीं होती। जिसने उसको हायर करा उसने इसलिए करा है कि उससे बेसिकली वो ह्यूमन टेक की वो सारी चीजें जानेगा जो उसको नहीं पता चल पा रही है। जी मगर जिस टाइम पे उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कंपनी की, उस टाइम पे उसकी 2.5 लाख वैल्यू नहीं रहेगी। वो वापस आके कहाँ गिरेगा? 70-80,000 रुपए पे, सही है। वरना वो बंदा उस 2.5 लाख को निकालेगा और 50-50,000 रुपए के बंदे हायर करेगा और अब तक काम चला लेगा, क्योंकि उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो तो मिल गई उसको। तो वो जी पूरी जिंदगी 2.5 लाख रुपए क्यों दे उस बंदे को? आई बात समझ? तो ये बात एम्प्लॉइज भी नहीं समझते हैं कुछ। तो रिटेंशन इज अ टू वे एफर्ट। जी एम्प्लॉइज ने भी करनी है अपनी जॉब सिक्योर, जी कंपनी ने भी अपना एम्प्लॉय सिक्योर करना, और मिलके चलते, ठीक है। मेरी कंपनी में आज मेरे से ज़्यादा सैलरी पे भी लोग हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं, उनकी एफर्ट भी उतनी है। तो कंपनी में जो सेठिया निज़ाम होता है ना, वो कहते हैं यार मुझसे ज़्यादा कोई ना कमाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं बोलूँ कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा होता है हम सबसे, तो वो तो होगा, कंपनी ही है, ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट। मैं बोलूँ कंपनी से मैं कितनी सैलरी ड्रॉ करता हूँ और दूसरा कितनी ड्रॉ कर रहा है, तो मुझसे ज़्यादा पे भी लोग आ सकते हैं। लोग एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं, कंपनी के सीईओ से ज़्यादा किसी की भी तनख्वाह नहीं होगी, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिज़र्विंग है, कोई उस लेवल का बंदा है, उसका एक्सपीरियंस और एक्सपोज़र का लेवल उतना है, तो बिल्कुल होनी चाहिए। जी तो दैट इज़ हाउ वी शुड डू द रिटेंशन, एंड वी शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गेटिंग ब्लैकमेल्ड एंड पुटिंग इन एफर्ट फॉर द रिटेंशन। दोनों में डिफरेंस है।